हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम क्लास 9th का गति का चैप्टर, जो कि हमने पिछली क्लास में आपको कराया था, उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। और जहाँ पिछली क्लास में छोड़ा था हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम कुछ वीडियो का थोड़ा लंबा होने की वजह से दो न्यूमेरिकल हैं जो कि आपकी किताब में दे रखे हैं एनसीईआरटी की में। तो चलिए पहले हम उन्हें करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा है पहला क्वेश्चन। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं इसे आगे। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या हुआ। तो एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत बनाते हैं। ए ओ बी। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक भुजा 10 मीटर की है। दस मीटर। अब देखते हैं कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में वर्गाकार की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। यानी एक चक्कर कितने में लगा रहा है वो। एक चक्कर लगाने एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना। एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 40 सेकंड। 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है वो। तो एक चक्कर में तय दूरी बराबर कितनी हो गई। एक चक्कर में तय दूरी बराबर हो गई उसकी 40। क्योंकि वो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड ले रहा है, तो उसके द्वारा एक चक्कर में टोटल दूरी कितनी हो गई 40 सेकंड। अतः 40 सेकंड में तय दूरी 40 सेकंड में तय दूरी बराबर 40 सेकंड। जब एक सेकंड में तय दूरी 40 है, तो 40 सेकंड में तय दूरी कितनी होगी। 40 का भाग लग जाएगा, यानी कि 1 मीटर। तो अब यहाँ से आगे करते हैं। दो मिनट। उसने दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट बराबर, अगर हम इसको सेकंड में बनाएंगे तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा ये 120। और जो प्लस ये जो 20 सेकंड है, प्लस के 20 बराबर कितने सेकंड हो गई है 140 सेकंड।
अब एक सेकंड में 1 मीटर की दूरी करता है। हमने अभी ऊपर बताया था 1 सेकंड में अगर 1 मीटर की दूरी तय करता है वहाँ, तो 140 सेकंड में तय दूरी, 140 सेकंड में तय दूरी बराबर 140 सेकंड। यानी 1 मीटर में एक दूरी तय कर रहा है तो वो 140 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 140 मीटर। 140 मीटर। तो अब 140 मीटर में हम 40 से भाग देते हैं, तो 140 मीटर में हम 40 से भाग दे देते हैं, तो 4 × 12 यानी 3 चक्कर, यानी कि 3 चक्कर वह पूरे लगा लेगा, बाकी के 20 मीटर उसका बचेगा। तो ये 120 हो गया ना यहाँ पर 3 चक्करों के लिए, प्लस के 20 मीटर। तो अब देखते हैं हम विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन, तो विस्थापन के लिए हम इसे राइट कर लीजिए, आप इसे मिटा देते हैं। तो चित्र कुछ ऐसा था। दस ये था, 10 ये था, 10 10। तो विस्थापन बराबर AV, क्योंकि शॉर्टकट तो यही रास्ता है, इसलिए हमें यहाँ से यहाँ तक की ये विस्थापन निकालना पड़ेगा। कितना आया हमें? तो EV = पाइथागोरस में आपने पढ़ी होगी, तो O का होल स्क्वायर प्लस के OV का होल स्क्वायर, तो मान धर देते हैं हम इसके अंदर। 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा 2 × 200, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 100, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10 का होल स्क्वायर, 10 बार आ जाएगी तो 10√2 EV का मान, ये किसका मान है? EV, यानी EV कितना आ गया? 10√2 आ गया। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसके √2 का मान दर्ज सकते हैं, तो 10 √2 का मान 10 × √2 का मान है 1.414 इक्वल टू हो जाएगा 14.14 मीटर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है? ए, यह शून्य नहीं हो सकता। गलत बात है, यह शून्य बिल्कुल हो सकता है। यानी पहला क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए कैसे। मान लीजिए ये ए बिंदु है और यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है और वापस घूमकर यहीं आ जाता है ए बिंदु पर ही, तो हम अगर हमसे कोई पूछे इसका विस्थापन कितना है, तो हम कहेंगे इसका विस्थापन 0 है। अतः हम कह सकते हैं विस्थापन 0 हो सकता है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि पहले में इसने कहा यह 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ तो 0 हो रहा है, तो गलत हो गया। अच्छा, बी वाले पार्ट की ओर चलते हैं। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है।
दोबारा देखते हैं। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। बिल्कुल, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। ये क्या हो जाएगा, यानी दोबारा देखते हैं कौन सही है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही, ये सही हो जाएगा। तो अभी हमने इससे पहले बताया था आपको कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और वापस यहीं पहुंच जाता है और ई बिंदु पे यह मान लीजिए 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, 10, 15, 15 और 5, 20, 20 और 2, 22, 22 मान लीजिए मीटर, उसने 22 मीटर दूरी तय की। अब अगर मैं इसका विस्थापन पूछूं, विस्थापन कितना होगा इसका, तो विस्थापन तो 0 होगा। और मैं पूछूं बी बिंदु तक विस्थापन क्या होगा, अगर मैं ए बी की दूरी पूछूं तो कितनी हो जाएगी, 15। ए बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 15। और अगर ए बी का विस्थापन पूछूं तो ए बी का विस्थापन हम यहाँ से तो ए बी का विस्थापन ये होगा, ए बी का विस्थापन, क्योंकि हम प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को लेते हैं, तो इसका ए बी का विस्थापन ही हो जाएगा। और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो दूरी होती है, दूरी यहाँ से यहाँ तक चली गई और विस्थापन यहाँ से यहाँ तक, तो हमें पता चल रहा है दूरी तो बहुत ज़्यादा है और विस्थापन बहुत कम। तो लेकिन मैंने बताया था सरल रेखा में तो जो विस्थापन होता है वह दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर कोई सरल रेखीय गति करता है तो वहाँ पर विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन भी क्या होगा, गलत होगा। ये क्वेश्चन भी क्या होगा, गलत होगा। अतः कह सकते हैं इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक नहीं था। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सही बात है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, गलत, अधिक नहीं होता। तो अब चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो पिछली क्लास के 2 क्वेश्चन रहे, तो आज हम एक समान गति के बारे में बात करते हैं। एक समान गति क्या होती है, एक समान गति के बारे में बात करते हैं हम। तो एक समान गति के लिए चलिए, एक समान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक समान गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी निर्दिष्ट तंत्र के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या गति कर रही है। और अगर निर्दिष्ट तंत्र के सापेक्ष गति नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि वस्तु विरामावस्था में है। एक समान गति मतलब एक जैसी गति, जैसी शुरू में थी वही बीच में, वही अंत में हो। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा की गति पृथ्वी पर अपनी अक्ष पर घूर्णन, चंद्रमा की गति पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, उसकी गति, ये सारी क्या है, एक समान गति हैं। अब मैं आपको फिगर से समझाता हूँ और क्लियर कर देता हूँ एक समान गति को। मान लीजिए ये हो गया आपका समय और ये हो गया आपकी दूरी। मान लीजिए ये सेकंड में है समय और दूरी भी आपको दूरी मीटर में दे रखी है। मान लीजिए वो पहले आपकी 0, 0। अब 1 से 10 यानी 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है वो 10 मीटर। और 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है वो 20 मीटर। 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है वो 30 सेकंड। अब अगर हमको इनके बीच अंतर निकालते हैं, समय अंतराल का मतलब उनके बीच अंतर निकालने, यानी 2 में से 1 गए तो 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, बीच में से 10 घटा देंगे तो 10 मीटर। और उसके बाद
3 में से 2 घटाएंगे यानी 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी करी, यहाँ 30 में से 20 घटा देंगे 10 मीटर, यानी 10 का गैप आ रहा है। और समय भी एक यानी समय में भी 1 सेकंड का गैप है और मीटर दूरी में भी 10 सेकंड का, यानी जितना समय 1 सेकंड एक करके बढ़ रहा है उतना ही वो दूरी बढ़ रही है, यानी प्रत्येक 10 तय कर रहा है। तो और अगर हम इसे फिगर के हिसाब से समझें और अच्छी तरह से, चलिए देखते हैं फिगर के हिसाब से। अगर मैं इसे फिगर पे दर्शाना चाहूँ तो ये ए बिंदु हो गया, ये कोई बी बिंदु हो गया, और ये कोई सी बिंदु हो गया, और ये कोई डी बिंदु हो गया। तो यहाँ 0, यहाँ 1 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड, 3 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड, 3 सेकंड ये आप देख सकते हैं। ये 10 मीटर और ये भी इसने अगले 1 मिनट में 20 और फिर 30, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट में 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की 10, और फिर अगले यहाँ से यहाँ तक यानी 2 सेकंड हुए। इस 1 सेकंड में कितनी की है उसने, 20 में से 10 घटा दिया यानी 10 बढ़ाया हुआ आगे। और अगले तीसरे सेकंड में यानी सेकंड भी 1 बढ़ा 3, 1 सेकंड की वृद्धि हुई है और 10 मीटर की दूरी की। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी गति कहलाएगी, एक समान गति। अब आप समझ गए होंगे। और एक समान गति के उदाहरण अभी मैंने बताए, जैसे चंद्रमा की गति और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, वह भी एक समान गति में हम पहचान नहीं पाते कि यह एक समान गति कर रहा है। हमें एहसास ही नहीं होता कि हम किसी चीज़ पर गति कर रहे हैं। तो हम पृथ्वी की चंद्रमा की गति को, पृथ्वी की गति को हम पहचान नहीं पाते कि ये गति घूम रही हैं, जबकि ये वास्तव में घूम रही हैं। तो इनकी ये कैसी गति हुई, एक समान गति। तो चलिए अब आगे बात करते हैं असमान गति। असमान गति तो ज़्यादातर हमारे जो दैनिक जीवन में असमान गति के उदाहरण देखने को मिलते हैं। असमान गति के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो असमान गति के बारे में बात करते हैं हम। सामान्यतः हमारे जीवन में जो गति होती है वे असमान गति ही होती है। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में अगर असमान दूरी तय करे तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। नहीं आई समझ में? जैसे कि अभी मैंने आपको फिगर से बताया था कि कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, यानी 1 सेकंड में 10 दूरी तय की, फिर उसने अगले 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करी, फिर उसने अगले 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की। लेकिन यहाँ पर असमान गति में होता क्या है, समान समय में वो असमान दूरी तय करती है। मान लीजिए उसने 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करी और उसने अगले ही सेकंड में उसने 5 मीटर दूरी तय करी, कम दूरी तय की, और उससे अगले सेकंड में उसने 20 सेकंड दूरी तय की। तो इसे हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे फिगर के द्वारा समझाता है, इसे भी हम फिगर के द्वारा समझते हैं और अच्छी तरीके से। मान लीजिए ये समय हो गया और ये हो गई दूरी सेकंड में, और ये मिनट में, मीटर में। तो उसने 0 से 0, फिर 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 25 और 3 में 45। तो 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में होते हैं कितने की 10 मीटर, और दूसरे 1 सेकंड में कितने की उसने 25 में से 10 घटा देते हैं 15 मीटर, और तीसरे सेकंड में यानी कि 1 सेकंड बड़ा तीसरे में कितनी उसने 20 मीटर। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक सेकंड में उसकी गतियों में दूरी में अंतर आया। पहले में 1 सेकंड में उसने 10, अगली 1 सेकंड में उसने 15, उसने 20 मीटर। तो ये कैसी गति कहलाई, उसकी असमान गति। अगर हम इसे फिगर पे समझें,
चलिए फिगर पे क्या अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप समझना चाहते हैं फिगर पे तो मैं फिर समझा देता हूँ। ए बी सी और डी। तो यहाँ से यहाँ तक उसने 10 मीटर दूरी दी कि 1 सेकंड में, और यहाँ से अगले सेकंड में उसने 25 मीटर, ये हम ए से ले रहे हैं दूरी, और अगले उस 1 सेकंड में उसने कितने की 45 मीटर की दूरी दी गई। तो हर बार उसकी अलग अलग आई हैं, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, गति की दर। तो आप ये लिख सकते हैं गति की एक समान गति की परिभाषा। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय कर दी है तो इसकी इस गति को, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप, यहाँ ये यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। ये आप नोट्स में राइट करेंगे ये परिभाषाएं जो, और जो मैंने समझाया वो फिगर भी बना सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो अभी हमने बात की थी, समय अंतराल यानी कि समय दूरी सेकंड और मीटर में, 0 से 0, 1 से मान लीजिए एक सेकंड में उसने 10 मीटर दूरी तय की, और 2 सेकंड में उसने 20, 3 सेकंड में 30। तो हम इनका समय अंतराल निकालते हैं, यानी कि 1 में से 0 घटाएंगे और यहाँ 10 में से 0 घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा 10 का। फिर अगले में 2 में से 1 घटाएंगे और 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, 30, 3 में से 2 घटाएंगे इधर यहाँ 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, यानी 10 का अंतर आता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ये कैसी गति हो रही है, एक समान गति। कैसी गति हो रही है, एक समान गति। और फिगर भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। और अब असमान गति की बात करते हैं, कुछ इस तरह से असमान गति में, लेकिन उसमें क्या हुआ, डिफरेंट दूरियां तय कर रहा है। 0 0 यानी एक सेकंड में उसने 10, अगले 2 सेकंड में 25, 3 सेकंड में 45। तो अब इनका समय अंतराल या अंतर निकालते हैं, 1 में से 0 घटाते हैं तो 10 मीटर अंतर, और अगले 2 सेकंड में 2 में से 1 घटाते हैं तो कितना अंतर आया यहाँ, और 15 मीटर का। और 3 में से 2 घटाते हैं, 3 में से 2 घटाते हैं, और इधर 45 में से 25, 20 मीटर। यानी हर बार पहले उसने 10 मीटर दूरी तय की थी, फिर 15 मीटर, फिर 20 मीटर। फिगर से आप इस तरह समझ सकते हैं जो मैंने अभी समझाया था, कुछ इस तरह से। चलिए आगे बढ़, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। उसकी परिभाषा जो मैंने अभी बताई थी वही होगी, यानी यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में अगर असमान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। तो चलिए अब हम अगला न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, गति की दर। गति की दर क्या होती है, जैसा कि आप परिभाषा देख रहे हैं, यदि कोई गतिशील वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी गति की दर अथवा चाल कहलाती है। अच्छा, आपने देखा होगा जब भी आप चाउमीन या बर्गर कोई भी चीज़ खाने के लिए किसी दुकान या रेस्टोरेंट पे जाते होंगे तो वहाँ आपको एक रेट लिस्ट लिखी हुई देखी होगी, या मेनू कार्ड देते हैं उसमें लिखी हुई होती है। तो वहाँ क्या होता है, पर प्लेट यानी प्रति रेट दर ऊपर लिखा होता है। ऐसे ही हमारा जैसे आप कोई भी चीनी या बूरा कुछ भी लेने जाएं तो वो भी यानी कि 1 किलो प्रति 40 रुपये प्रति किलो, यानी कि वहाँ भी प्रति किलो प्रति ये अथवा रेट, ये क्या होता है, दर होती है ये रेट अथवा, यानी कि ऐसे हमारा गति में होता है, गति में दूरी में, यानी कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की है उसने, एकांक दर, ये दर कहलाती है। यानी कि एकांक समय, यानी कि जो एक उसका निकालना था, हम जैसे कि वहाँ हम कहते थे 40 रुपये में 1 किलो चीनी आ रही है, 40 रुपये में 1 किलो, तो 1 किलो यानी प्रति, यानी 40 रुपये प्रति केजी,
प्रति केजी, यानी दर है ये प्रति केजी। ऐसे यहाँ पर जो गतिशील वस्तुएं हैं इनकी भी एक तरह से रेट होती है, यानी कि एकांक समय में यदि कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी गति की दर अथवा चाल कहलाती है। तो गति की दर को गति की दर ना कह के हम चाल, क्योंकि गति की दर कहना अच्छा नहीं लगता इसलिए हम एक निश्चित पार्टिकुलर वर्ड दे देते हैं चाल, यानी ये तो हम चाल की परिभाषा कह सकते हैं। कोई गतिशील वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी चाल कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आपने समझ लिया था, असमान चाल और एक समान चाल। अब समझते हैं हम गति की दर, रेट ऑफ मोशन, यानी कि अब यहाँ समझते हैं। मान लीजिए एक कोई यहाँ से कोई व्यक्ति वी बिंदु तक पहुँचता है, यानी 1 सेकंड लगता है उसे पहुँचने में और इसकी दूरी कितनी है 20 मीटर। तो हम कह सकते हैं उसकी चाल कितनी होगी, उसकी चाल होगी यानी कि ये उसकी चाल होगी 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी उसने तय की। तो हम इसे क्या बोलेंगे, चाल, यानी वह उसकी चाल क्या है 20 मीटर पर सेकंड, उसकी चाल क्या है 20 मीटर पर सेकंड। ये तो अब मान लीजिए वो इस तरह से दे दे आपको ए से वी तक जाने में उसे 5 सेकंड लगे, लेकिन हमें तो एकांक निकालनी है और यहाँ दूरी कितनी थी 60। तो हम इसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला लेते हैं और फार्मूला क्या है, तुम्हारा फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपकी दूरी कितनी है यहाँ पर 60 और चाल कितनी है यहाँ पर, सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है 5 सेकंड, तो यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड। तो यानी 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है 12, तो ये उसकी क्या हो गई चाल हो गई। अब आपको अच्छी तरह से चाल के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और आप देख भी सकते हैं यहाँ कुछ इसी तरह से हमने किया है, चाल बराबर दूरी मीटर में और समय सेकंड में, तो चाल बराबर 60/5 यानी 12 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये तो रही छोटी मात्रा, मान लीजिए अगर हम अपने दैनिक जीवन में बहुत जैसे कि काफ़ी दूर तक ट्रैवल करते हैं, अगर उनकी बात करें तो हम वहाँ पे किमी लेते हैं, मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर में नापते हैं। जैसे कि चाल बराबर मान लीजिए उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की और कितना समय लगा 1 घंटा लगा, तो हम कहेंगे 50 चाल बराबर दूरी कितनी 50 और समय कितना लग रहा है 1 घंटा, तो 50/1 घंटा, 50/1 घंटा बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप समझ गए होंगे चाल को अच्छी तरह से। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है, वेग की परिभाषा जैसा कि आप देख रहे होंगे, कोई गतिशील वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है वह उसका वेग कहलाती है। विस्थापित यानी विस्थापन, आपने सुना होगा विस्थापन, या हम कह सकते हैं कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है वही उसका वेग कहलाता है। या तो आप एक निश्चित दिशा बोल दो या फिर यहाँ पर आप समय अंतराल भी कह सकते हैं, समय अंतराल में विस्थापित शब्द लगा सकते हैं। विस्थापन से मतलब जो मैंने अभी बताया था, विस्थापन पहले बताया था मैंने आपको कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो वो भी एक निश्चित दिशा हो जाती है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है हमें, तो बात एक ही है। या तो आप ये परिभाषा कह सकते हो कि कोई गतिशील वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है वो उसका वेग कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं हम, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में जितनी एकांक समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय होती है वो उसका वेग कहलाता है। तो आगे देखते हैं और विस्तार से समझते हैं वेग।
हाँ, तो अगर औसत चाल की बात करें, औसत चाल का मतलब होता है यानी कि कुल, औसत से मतलब होता है कुल, यानी औसत चाल का फॉर्मूला चाल या औसत चाल, जैसे औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, यानी जितना समय अंतराल उसके समय लगाए और जितनी दूरी तय किया वही हमारा औसत चाल का फॉर्मूला लेकर जाता है। और इसका मात्रक होता है दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, और दूरी का मात्रक ये मीटर हो गया, और समय का मात्रक सेकंड हो गया, तो औसत चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड। चाल के साथ अगर दिशा दी हो उसने, यानी कि मान लीजिए उसने कहा वह इतनी दूरी तय करता है, 1 घंटे में इतनी दूरी तय करता है, लेकिन किधर करता है ये नहीं पता हमें। अगर वो ये भी बता दे हमें कि 1 घंटे में उधर जाना है, हमें पर्टिकुलर स्थान बता दे, तो हम कैसे, वह चाल के साथ क्या दे देता है, दिशा। तो अगर चाल के साथ हमें दिशा मिल जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, वेग। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, चाल के साथ दिशा भी प्रदर्शित की जाए तो इसे क्या कहते हैं, वेग। अच्छे फिगर के द्वारा हम समझते हैं। चलिए यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, बी बिंदु पर पहुँचता है, उससे फिर वो ओ बिंदु पर पहुँचता है। मान लीजिए उसने ए से बी तक जाने में 4 मीटर की दूरी तय की, और बी से ओ तक जाने में उसने 3 मीटर की दूरी तय की। तो अगर हमसे वह चाल पूछे तो चाल बता सकते हैं हम सूत्र से, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी थी, 4, 4 और 3 कितनी, 7, यानी, और समय कितना लगा उसका, 1 सेकंड। तो दूरी 7/1, यानी औसत चाल कितनी आएगी, 7 मीटर पर सेकंड, यानी ए से सी तक वो 1 सेकंड में पहुंचता है। और दूरी उसने ये दे रखी, तो हम समय 1 सेकंड ले लेंगे और दूरी 4 और 3 जुड़ जाएंगी। अब अगर हम बात करें वेग की, वेग कितना, तो वेग में हमने अभी वेग की परिभाषा पढ़ी थी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में जितनी दूरी विस्थापित होती है, तो इसका विस्थापन तो यही होगा यहाँ पर से, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ये विस्थापन वाली, तो हम ये वाली दूरी लेंगे, तो औसत वेग बराबर रहता है, सूत्र बन जाएगा उससे, औसत वेग से कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो वेग है हम v से डिनोट करते हैं, वेग को हम v से डिनोट करते हैं। तो कुल विस्थापन कितना हुआ है, ए से सी तक, यानी ए सी हुआ, तो v बराबर ए सी अपॉन 1 सेकंड लग रहा है वहाँ सी बिंदु तक पहुँचने में, तो v बराबर ए सी अपॉन 1। ए सी निकाल लेते हैं हम, ए सी कितना निकलता है, तो आपने पाइथागोरस में पढ़ी होगी, पाइथागोरस में से यहाँ ए सी बराबर ये आपका हो गया कोण थीटा, तो ये इसके सामने का कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस के आधार का होल स्क्वायर। यहाँ अब धर देते हैं ए सी बराबर अंडर रूट में ए बी का होल स्क्वायर पहले बी सी का, ए बी कितनी है, ए बी 4, तो 4 का वर्ग, और बी सी कितनी है 3, यहाँ 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना जाएगा 16, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, तीन का वर्ग कितना हो गया 9, 3 का वर्ग कितना हो गया 9। तीन का वर्ग 9, तो ए सी बराबर कितना हो गया, ए सी बराबर ये हो गया रूट 25, ए सी बराबर 5 का होल स्क्वायर, और ए सी बराबर 5 मीटर, यानी ए सी कितना आ गया 5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, कर्ण कितना आ गया हमारा 5 मीटर। और हमारा वेग बराबर क्या था, विस्थापन बटे, यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, ए सी 5 मीटर अपॉन 1 सेकंड, वी बराबर कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड, तो विस्थापन कितना, वेग कितना आ गया इसका 5 मीटर पर सेकंड। और जबकि इसका चाल कितनी थी 7। अब आप
चाल और वेग में अच्छी तरह से अंतर समझ गए होंगे। और अगर हम औसत चलिए मान लीजिए, क्या औसत चाल और औसत वेग बराबर भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये कौन सी स्थिति में होंगे? ये तब होंगे जब कोई वस्तु या कण किसी एक निश्चित दिशा में तय करता है। मान लीजिए यहाँ हम देखते हैं, ए बिंदु से कोई वस्तु ने चलना प्रारंभ किया और बी बिंदु तक पहुँचने में उसे 40 मीटर की दूरी तय की और 1 सेकंड का समय लगा। तो औसत वेग बराबर कितना होगा? यानी कि कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना होगा उसका? 40 मीटर, और कुल समय 1। तो हम कह सकते हैं औसत वेग बराबर 40 मीटर पर सेकंड। और अगर हम बात करें औसत चाल की, तो औसत चाल हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि औसत चाल का फॉर्मूला ये अभी मैंने बताया था आपको, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। तो कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय अंतराल बराबर, यानी कि 40 उसने दूरी तय की और समय अंतराल कितना था? 1। तो 1 का 40वां भाग यानी 40 मीटर पर सेकंड। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोनों में अंतर। अब वीडियो के अंत में एक लास्ट टॉपिक और समझते हैं, औसत वेग। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से बी बिंदु तक जाता है, बी से सी तक जाता है, तो वह 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 1 सेकंड में वेग बढ़ता जाता है उसका, और बी बिंदु तक जाते जाते उसका वेग हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। एक समय कितना लगता है उसे? 1 सेकंड में 10 मीटर सेकंड पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। और अब बी से सी तक जाने में उसे फिर से 1 सेकंड में उसका कितना हो जाता है? 30 मीटर पर सेकंड। अगर हमें इसका औसत वेग निकालना है तो हम 2 तरीके से निकालते हैं। नंबर एक तरीका ये है, कैसे देखते हैं? औसत वेग बराबर इस तरह से, प्रारंभिक वेग, ये जो प्रारंभिक वेग होता है और जो प्लस अंतिम वेग बटे 2, यानी प्रारंभिक वेग प्लस के अंतिम वेग बटे 2, यानी प्रारंभिक वेग कितना है? 10 और अंतिम वेग कितना है? 20 बटे 2, 30 बटा 2, यानी 15 मीटर पर सेकंड। औसत वेग, उसका औसत वेग कितना है? 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो लगभग चल रहा है। और दूसरा तरीका कुछ इस तरह से हम प्रत्येक भाग के डिनोट करके ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि एक 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड। औसत वेग बराबर तीनों को जोड़ देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड। बट कितना समय लगा? 1 2 यानी 3 संख्याओं 3 यानी 3, यानी जितना वेग दिया होता है उतनी ही अंकों की संख्या नीचे हम भाग दे देते हैं। 10 20 30 बटे 3 बराबर 60 बटा 3, यानी कि 3 दूनी 6, यानी 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। और इसी वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले भाग के लिए हम एक अगला भाग और लेके आएंगे इसी चैप्टर का, उसमें कुछ और डेफिनेशंस और आपकी पार्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो नमस्कार।